नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म EFE क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, उसको लेके आ रहा हूं, जो कि आपका बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। तो शरीर के जो तंत्र होते हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम, और दूसरा इसमें ये जो क्लास रहेगी आपकी बाइलैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए लेगी। इंग्लिश मीडियम के कई स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको प्रॉपर नोट्स मिल नहीं पाता, प्रॉपर क्लास नहीं पाता, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि EFE क्लासेस में हम क्लास को बाइलैंग्वेज रखेंगे, साइंस की क्लास को। तो दोनों पार्ट रहेगा आपका, इंग्लिश की टर्म भी चलेगी और हिंदी का भी चलेगा, दोनों का रहेगा एक प्रकार से। तो अपने स्टार्ट करते हैं एक जोश के साथ, सरस्वती मां का नाम लेकर। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है, अब सिस्टम क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? तो जैसे अपने देखें, ईंटें होती है, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंटों से क्या है, एक दीवार बनती है। इसी प्रकार से कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं टिश्यू, ऊतक बनेंगे। जैसे स्क्रीन में दिखा रखा है आपको, स्क्रीन में अपने देखें कि जो कोशिकाएं हैं, सेल जो है, कोशिका जो है, उस कोशिकाओं से मिलके बनता है टिश्यू बनता है। और टिश्यू जो है, सेल से बनेंगे टिश्यू बनेंगे, ऊतक बनेंगे, कोशिकाओं से ऊतक बन रहे हैं। और टिश्यू जो है, जैसे 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों से कमरा बन जाएगा। इसी प्रकार जो टिश्यू है, वो टिश्यू क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाते हैं। और अलग अलग प्रकार के अंग है, उन अंगों को अपने जैसे देखें, अलग अलग प्रकार के अंगों को अपने देखें, ये अलग अलग प्रकार के अंग दिखा रखे हैं आपको। इन अंगों के बारे में अपने जैसे देखें, ये जैसे अंग है, ये ब्रेन दिखा रखा है अपने, ब्रेन वाला पार्ट है, मस्तिष्क का भाग दिखा रखा है। फिर ये हार्ट है, हार्ट अपना है क्या, ऑर्गन है, अंग है। फिर स्टोमक, आमाशय, ये भी अंग है। किडनी ऑर्गन है अपना। ये आंतें दिखा रखी है, इंटेस्टाइन, ये स्प्लीन, प्लीहा, ये लीवर, और ये लंग्स, फेफड़े, लंग्स। तो ये सारे जो अंग होते हैं, ये अंग मिलके बनाते हैं सिस्टम। जैसे अपने खाने से संबंधित जो होता है उसको कहते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ब्लड से संबंधित होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हड्डियों से संबंधित है अपना स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। हार्मोन से रिलेटेड है अपना अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अपना यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। तो किडनी से संबंधित जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और अगले पीढ़ी में अपने संतान उत्पन्न करते हैं तो उससे संबंधित जो होगा वो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। तो ये सारे अलग अलग तंत्र है, इन तंत्रों को अपने एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपने तंत्र लेंगे, और वो जो तंत्र अपना रहेगा वो होगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र रहेगा। पाचन तंत्र के अंदर अब ये देखो एक चेन बना रखी है, इस चेन के अंदर अपने जैसे देखें, ये सेल है, कोशिका है, कोशिका से मिलके क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनेंगे। टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, अंग बनता है। और अंगों से अंग तंत्र दिखा रखा है। इसमें जैसे आपको जो सिस्टम दिखाया हुआ है, ये पाचन तंत्र को दिखाया हुआ है। और अलग अलग तंत्रों से मिलके क्या बन जाएगी, ह्यूमन बॉडी, पूरा शरीर बन जाता है। इस प्रकार का सिस्टम रहेगा। और सबसे पहले अपने जो चर्चा करेंगे वो चर्चा अपने करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आपको आउटलाइन बता देता हूं, एक रफ पेज के अंदर। देखें अपने
पाचन तंत्र का एक रफ पेज के अंदर अपने लें तो इसमें एक आउटलाइन अपने एरिया लें। जैसे अपने भोजन लेते हैं, भोजन जो है सबसे पहले माउथ में लेते हैं, तो माउथ के अंदर अपने जैसे भोजन लेंगे, ये लिया जैसे अपनों ने, ये माउथ वाला पार्ट है। भोजन को लिया, दांतों से लार की सहायता से चबाएंगे, उस चबाए हुए भोजन को फिर अपनी जो ग्रास नली है, ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देगी, परिवहन कर देगी। मैं आपको पहले सिंपल एक आउटलाइन बता रहा हूं, फिर अपने एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे, डिटेल लेंगे। आउटलाइन बता रहा हूं पहले। तो ये ग्रास नली ईसोफेगस से अपना भोजन है एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ये थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर है बैग लाइक, इसको बोलते हैं स्टोमक या आमाशय। और फिर स्टोमक से अपना जो फूड है वो छोटी आंत में आता है। इस प्रकार से ये छोटी आंत होती है, ऐसे कुंडलित होती है, बहुत ही हाईली कोइल्ड होती है ऐसे, ये छोटी आंत में चला जाएगा। और छोटी आंत के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये जो एंजाइम छोड़े जाते हैं यहां पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है एक, इस प्रकार से पत्ती के आकार की ग्रंथि है पैंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि होती है, उससे एंजाइम आते हैं। और दूसरा यहां अपना होता है लीवर, लीवर होगा यहां पे अपना लीवर होता है ऐसे। इस लीवर से बाइल जूस आता है, डिटेल से चर्चा करेंगे अपने आगे। पित्तरस आएगा। और छोटी आंत है, इसके चारों तरफ रहती है बड़ी आंत, इसके ऊपर से आती है ऐसे बड़ी आंत, यूं होगी ऐसे, इस प्रकार से छोटी आंत को घेर के रखती है, यूं बड़ी आंत होती है। और फिर लास्ट वाला बड़ी आंत का भाग होता है मलाशय, रेक्टम, ऐसे हो जाता है। और लास्ट में होता है मल द्वार। तो ये पार्ट है, इसको रफली इमेज के द्वारा लिए अपनों ने। आप लोगों को जो भी पीपीटी दी जा रही है और ये इमेज दी जा रही है, इनको आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। तो आप अभी अपना पूरा ध्यान समझने पे लगाना, पूरा फुल कंसंट्रेशन लगा दो समझने के ऊपर। एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइंस। इमेजिनरी लेंगे अपने, इमेज के द्वारा क्लियर करते चलेंगे अपने। तो ये जो पार्ट अपनों ने चर्चा की, ये वाला भाग तो क्या होता है, स्टोमक, स्टोमक वाला भाग है आमाशय, आमाशय। और ये वाला भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको बोल सकते हैं अपने बड़ी आंत, बड़ी आंत का भाग है ये। और यहां पे ये जो भाग लिया है अपनों ने, ये अपना है लीवर, ये लीवर है, यकृत। ये जो ग्रंथि बना रखी है इसके अंदर की तरफ, ये जो ग्रंथि बनाई हुई है, ये है पैंक्रियाज। टर्म आप ये साइंस वाली भी याद रखोगे अधिकतर। पैंक्रियाज इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको अग्नाशय, पैंक्रियाज। और अंदर की तरफ ये जो आंत है, ये आंत है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है ये, इस प्रकार से रहेगा। तो ये अपनों ने एक आउटलाइन लिया कि भोजन है, सबसे पहले मुख में रखेंगे अपने, फिर भोजन है ग्रास नली के द्वारा स्टोमक में जाएगा, और स्टोमक से फिर ये छोटी आंत में जाएगा। इसके अलग अलग पार्ट भी पढ़ेंगे डिटेल से अपने आगे। छोटी आंत में भोजन की पाचन की क्रिया पूरी हो जाएगी, और जो फिर अपचित भोजन है वो बड़ी आंत से होता हुआ और मल द्वार से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से एक आउटलाइन ली है अपने। अब एक एक पार्ट को अपने स्टडी करते हुए चलेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए आपको तो आप इस प्रकार से इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजते रहना, बाद में मैं देखता रहूंगा इसको, और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी सोल्व की जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात करें कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं। एक जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित भोजन होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गेहूं चावल खाते हैं अपने, उसके अंदर तो होता है कार्बोहाइड्रेट,
दालें खाते हैं, अपने दालों के अंदर बेसिकली प्रोटीन होता है। घी और तेल खाते हैं, उसमें वसा। और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर है विटामिन और साथ में मिनरल्स भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं उनके अंदर, मिनरल्स। और दूसरा बचा जल। तो ये पार्ट है। तो अपना जो फूड है उसकी जो एक बैलेंस डाइट है उसके अंदर क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, साल्ट्स एंड वाटर। ये इसके अलग अलग क्या हो जाएंगे? कंपोजिशन हो जाएंगे, ये इसके पार्ट हो जाएंगे। अब इन पार्टों का डाइजेशन कैसे होता है? ये इमेज दिखा रखी है आपको, जैसे ये प्रोटीन की डाइट दिखा रखी है, इसके अंदर प्रोटीन वाला फूड है, प्रोटीनेशियस। दालों के अंदर, हरी सब्जियों के अंदर भी प्रोटीन है। और दूसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट को ये दिखा रखा है, कार्बोहाइड्रेट गेहूं है, चावल है, मक्का है, इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बनाना है, केले के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। और विटामिन्स ये दिखा रखी है इमेज आपको, इमेज से सारी क्लियर हो जाएगी। अपने हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर विटामिन्स है। दूसरा ये मिनरल्स की डाइट दिखा रखी है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, विटामिन्स, फोलिक एसिड वगैरह, ये सारे के सारे अपने को फ्रूट्स पे मिलते हैं अपने। अब इनको एक ही लेके चर्चा करेंगे अपने। और दूसरा अपने देखें कि जो भोजन होता है उसकी पाचन की क्रिया किस किस भाग की होती है, डाइजेशन किस किस का होगा। तो जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो डाइजेशन होता है वो केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का होता है। तीन ही पार्ट का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, लिपिड का। और किस किस का डाइजेशन नहीं होता है? मिनरल्स, जितने खनिज लवण ले रहे हैं उनका पाचन नहीं होता है। और वाटर, जल का पाचन करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। और विटामिन्स, तो विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, इनका डाइजेशन नहीं होता है, ये पाचन इनका नहीं होगा। तो डाइजेस्ट फूड जो होता है वो अपने आप क्या हो जाता है? आगे अब्जॉर्ब होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस बने कि पाचन की क्रिया कौन कौन से पार्ट्स की होगी, तो क्या क्या बताएंगे आप? एक तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, प्रोटीन्स का होगा और फैट का होगा, इन तीनों का होता है। और किस किस का डाइजेशन नहीं होता तो वो ध्यान रखेंगे, विटामिन्स का नहीं होगा, मिनरल्स है और वाटर है, ये अपने डाइजेस्ट नहीं होते, ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, सीधे ही अवशोषित हो जाएंगे। आंतें इनको सीधे ही अवशोषित कर लेती है, इनका पाचन करने की जरूरत है ही नहीं। और फिर अपने आगे चर्चा करें कि भोजन की जो पाचन की क्रिया है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक साथ नहीं होता है। जैसे कोई बड़ा पत्थर है, वो बड़ा पत्थर पहले 2 भागों में टूटेगा, फिर 4 भागों में टूटेगा, फिर 8 भागों में, फिर 16 भागों में। इसी प्रकार से अपना जो फूड है वो एक साथ डाइजेस्ट नहीं होता। पहले हल्का सा माउथ में होगा डाइजेशन, फिर स्टोमक में, आमाशय के अंदर, फिर छोटी आंत में होगा, छोटी आंत के अलग अलग पार्ट में होगा, अलग अलग। इस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाचन की जो क्रिया है, डाइजेशन का प्रोसेस, ये स्टार्ट कहां से हो जाएगा? तो ये स्टार्ट कहां से हो जाती है? मुख से स्टार्ट हो जाता है, माउथ वाले पार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। पाचन की जो क्रिया है मुख से स्टार्ट हो जाएगा। और मुख के अंदर जो पाचन की क्रिया होगी वो अपने देखें कौन स्टार्ट करता है, कौन सा एंजाइम स्टार्ट करेगा। तो उस पाचन की क्रिया के जो पाचन का काम करता है वो टाइलिन एंजाइम करता है। सलाइवा के अंदर, अपनी लार के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन। क्यों? पचाने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम सबसे पहले लार में कौन सा है? टाइलिन। और वो टाइलिन क्या करेगा? जो अपनी कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में, चावल में, जो स्टार्च भी कह सकते हैं अपने, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही वर्ड है, तो उसका पाचन कर देगा लार के अंदर। जो स्टार्च है, 30% स्टार्च है, वो अपने मुंह में पच जाती है, अपने उसके अंदर मुंह में पाचन हो जाएगा। तो 30% स्टार्च
उसका डाइजेशन कहां शुरू हो जाएगा? माउथ में ही हो जाएगा शुरू। और कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। ये एंजाइम, ये ध्यान रखोगे आप, टाइलिन एंजाइम। ये दिखाई गई आपको इस डायग्राम में बक्कल कैविटी, ये माउथ है अपना, ये माउथ दिखा रखा है ये। और ये नेजल ट्रैक है जिससे अपने सांस लेते हैं। और फिर ये ट्रैक कॉमन हो जाता है ऐसे, ओरल ट्रैक, ये कॉमन ट्रैक हो गया इस प्रकार से। तो लार ग्रंथियां आती है, लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। और एक ऐसा एंजाइम होता है जो हानिकारक जो जीवाणु है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना, और एंजाइम तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अपनी लार बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक तत्व होते हैं जो अपने रोगाणुओं को नष्ट कर देंगे। बॉडी के अंदर रोगाणु जाने नहीं देते। अब अपना जो खाना होता है उसमें अनेक बैक्टीरिया होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखें, जैसे दही को देखें अपने सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें खूब बैक्टीरिया दिखेंगे, से लैक्टोबैसिलस वगैरह, खा ही नहीं पाएंगे अपने। तो भोजन अपने अंदर ले रहे हैं, उसमें अनेक बैक्टीरिया है हानिकारक। उन हानिकारक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कौन सा एंजाइम करेगा? लाइसोजाइम कर देगा, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देगा। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, स्टार लगा रहा हूं मैं यहां पे। एक तो पाचन की क्रिया को स्टार्ट कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन एंजाइम करेगा। ये एंजाइम पक्का कर लो इस प्रकार से। और कौन से पदार्थ का डाइजेशन करता है? 30% स्टार्च का करेगा। पाचन की क्रिया शुरू होगी अपनी। और दूसरा, लार के अंदर हानिकारक जो जीवाणु है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको डिस्ट्रॉय कौन सा एंजाइम करेगा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। उसके बाद अब अपने माउथ वाले पार्ट में क्वेश्चन लार ग्रंथियों के भी बनते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है? हाउ मेनी पेयर्स? तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी है। ये दिखा रखा है डायग्राम आपको, देखो। एक तो अपने कान के पास होती है लार ग्रंथि। ये जो कान के पास ग्रंथि है इसको बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो अपने कान के पास होती है। और एक है निचले जबड़े के पास होती है, ये निचला जबड़ा इसके पास होती है। ये वाली अपनी है सब मैंडिबुलर। मैंडिबल कहते हैं जबड़े को, सब मतलब नीचे, तो सब मैंडिबुलर यानी निचले जबड़े के पास में। और एक कान के पास है पैरोटिड। और दूसरा अपनी जो जीभ है, जीभ के नीचे होती है। जीभ के लिए शब्द आता है लिंगुआ, तो सब मतलब नीचे, सब लिंगुअल, तो सब लिंगुअल है, ये जीभ के नीचे होगी। तो 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। और ये तीनों ग्रंथियां जो है ये लार छोड़ती है। तो सबसे बड़ी पूछ ली जाए एग्जाम के अंदर आपको कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है, तो पैरोटिड, पैरोटिड होती है जो कान के पास में होती है। तो ये 3 जोड़ी ग्रंथियां ली अपनों ने, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। अब ये जो नए नए टर्म आती है इनको आपको बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार अपने मैं क्लासेस में कराता रहता हूं अधिकतर आपको। बस क्लास में फुल कंसंट्रेट से, फुल एनर्जी से बैठो, आप कोशिश करो बस क्लास को अपने ग्रहण कर लेना है, बाद में हल्का सा रिवीजन करना है आपको बस। तो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड, कान के पास में। निचले जबड़े के पास में कौन सी है? सब मैंडिबुलर। और जीभ के नीचे कौन सी है? सब लिंगुअल। तो इन तीनों जोड़ी लार की ग्रंथियों से लार आती रहती है मुंह के अंदर। और लार के अंदर एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम की पीछे चर्चा की थी लास्ट पीपीटी के ऊपर। टाइलिन एंजाइम है, स्टार्च का पाचन कर रहा है। लाइसोजाइम है, हानिकारक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अलावा और चर्चा करें अपने माउथ वाले भाग में, और क्या अपने दांत है, दांतों के बारे में देखें। अब अपने जो दांत होते हैं ये दांत सारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के अंदर? 4 प्रकार के दांत मिलेंगे, 4 टाइप के मिलेंगे, 4 प्रकार के दांत होते हैं।
सबसे आगे की तरफ जो दांत होते हैं इनको, ये जैसे डायग्राम दिखा रखा है, एक जबड़े का डायग्राम दिखा रखा है, लोअर जाकर निचले जबड़े का ले लिया आपने। तो इसमें सबसे आगे की तरफ जो दांत होंगे ये होंगे इनसाइजर। कौन से टीथ है? इनसाइजर है, इनसाइजर, इनसाइजर टीथ। ये क्या करते हैं? भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। सेकंड कैटेगरी ये आ गई अपनी, ये तो ये सेकंड कैटेगरी वाले जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं कैनाइन। इसमें पीपीटी में थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं, इसको कैनाइन टीथ कहते हैं। उसके बाद में ये थोड़े तीखे होते हैं, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, कार्निवोरस, टाइगर है, शेर है, इस तरह से बिल्ली है, कुत्ते हैं, तो इनके अंदर तीखे होते हैं बहुत ही, और मांस को चीर फाड़ करने का काम करते हैं। तो कैनाइन टीथ का बहुत ही तीखे मिलना किसकी विशेषता है? कार्निवोरस की, मांसाहारी प्राणियों की है एक प्रकार से। और उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है, ये जो दांत दिखा रखे हैं ये है प्रीमोलर। साइंस में प्री शब्द का मतलब होता है पहले। तो ये जो जाड़े अपनी जाड़ है जिनको, तो इसमें आगे की दांत जाड़ को बोलते हैं प्रीमोलर, और लास्ट वाली जो जाड़ होती है उनको कहते हैं मोलर। मोलर है, प्री मोलर और मोलर। तो चार कैटेगरी होगी। सबसे आगे की तरफ इनसाइजर, सेकंड कैटेगरी के दांत कैनाइन, तीसरी कैटेगरी के प्री मोलर, और फोर्थ कैटेगरी वाले हैं मोलर। चार कैटेगरी के दांत हो जाएंगे अपने। अब इसके बाद में संख्या पे बनता है क्वेश्चन, इनकी अलग अलग दांतों की संख्या कितनी है। तो सबसे आगे की तरफ जो इंसाइजर होते हैं वो दो ही दांत होते हैं अपने। दो दांत मतलब जबड़े के अंदर आधे पार्ट में ले रहे हैं अपने, जैसे यूं जबड़ा है ये, इस जबड़े के अंदर देखें, आधे भाग में देखें तो ये दो इंसाइजर है, दो इंसाइजर हो जाएंगे। और इसके अलावा कैनाइन टीथ, ये कैनाइन टीथ एक होगा, कैनाइन टीथ है एक होगा, एक प्रकार से एक है कैनाइन टीथ। ये इस कलर से दिखा देता हूं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये दो है और ये एक है। आगे वाली जो जाड़ें होती है जिनको प्री मोलर कहा है अपने, ये भी कितने होते हैं? दो होते हैं। और लास्ट वाली जो जाड़ होती है वो देखो 20-25 साल तक तो दो ही होती है, लेकिन बाद में अक्कल दाढ़ आती है, कहते हैं अक्कल आ गई, विजडम टीथ, अक्कल बोल देते हैं। तो ये बहुत लेट आती है एक प्रकार से, आती है तब बहुत ही क्या होता है? दर्द होता है, और उसका कोई काम नहीं है, ऐसे अवशेष ही होता है एक प्रकार से। तो ये कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये डेंटल फार्मूला बन गया अपना। जबड़े के अंदर, आधे जबड़े के अंदर देखें अपने 2 1 2 3, और इधर भी कितने होंगे? 2 1 2 3। इस प्रकार से जो फार्मूला दिखा रखा है आप, ये फार्मूला देखो आप, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको आप, क्वेश्चन आता है। तो 2 2 तो इंसाइजर, 1 1 कैनाइन, और 2 2 प्रीमोलर, और 3 3 मोलर। तो 21 23 बटा 21 से 23, एक जबड़े का है, इंटू 2 कर दिया, दोनों जबड़े के हो जाएंगे। तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये जैसे देखें अपने 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 दूनी 32। तो पूरे दांतों की कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, शुरू शुरू में जो दांत आते हैं, उन दांतों को कहते हैं अपने मिल्की टीथ, दूधिया दांत। तो दूधिया दांतों के अंदर क्या होते हैं कि जो प्री मोलर वाले टीथ है वो एब्सेंट मिलेंगे, और लास्ट वाला अक्कल दाढ़ है वो भी क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। तो प्री मोलर नहीं होंगे, और दूसरा क्या नहीं होगा? लास्ट वाली मोलर नहीं होगी। तो बच्चों का दंत सूत्र क्या बने? तो बच्चों के अंदर देखें, इंसाइजर है 2, कैनाइन है 1 1, प्री मोलर नहीं है। प्री मोलर नहीं है इसका मतलब 0 0 आ गया है, ये प्री मोलर एब्सेंट है। और मोलर है वो 2 ही है, 3 नहीं है, एक एब्सेंट है, विजडम टीथ 2 2। इस प्रकार से 2 और 1 3 और 2 5,
और 5 और 5 10, और दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, दूध या दांतों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी मिल्की टीथ? तो वो कितने होंगे? 20 दांत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने ये जो दांत है, ये जो दांत है ये गिरने के बाद में दोबारा आते हैं, गिरने के बाद में दोबारा आएंगे, इसलिए इस प्रकार के दांतों को अपने कह सकते हैं डाइफायोडोंट। तो टर्म बनती है डाइफायोडोंट, ये टर्म याद रखोगे आप, डाइफायोडोंट। डेंट वर्ड दांतों के लिए आता है, डाई मतलब दो बार आते हैं, डाइफायोडोंट। और दूसरा, दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं है, अलग अलग के लिए साइंस में टर्म आती है हेटेरो, तो इसको बोलेंगे अपने हेटेरोडोंट। कौन सी नेचर के हो जाएंगे? हेटेरोडोंट। तो डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट, ये दो टर्म भी ध्यान रखोगे। और दांतों की सहायता से और लार की सहायता से अपना जो भोजन है उसको अच्छी तरह से चबाकर निगलने लायक बना लिया अपनों ने, तो निगलने लायक जो भोजन बनता है उसको कहते हैं बोलस। तो ये टर्म याद रखोगे आप, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि दांतों और लार की सहायता से भोजन को जो निगलने लायक बनाते हैं उस अवस्था को क्या बोलेंगे? तो अवस्था कहलाएगी बोलस। बोलस के रूप में निगलते हैं या निवाला कह देते हैं अपने, बोलस कहा जाएगा। अब इसमें आपको समझना है ध्यान से, इसको एक इमेज से समझाता हूं मैं आपको, उससे क्लियर होगा आपको। उस इमेज के अंदर अपने जैसे देखें, ऐसा है, जैसे देखो ये अपना मुख मार्ग है, माउथ वाला भाग है, और ऊपर अपना श्वसन वाला भाग है, सांस लेते हैं अपने। ये ट्रैक नाक का है, नेजल ट्रैक, ये ओरल ट्रैक है, ये मुख वाला ट्रैक है, मुख मार्ग है। माउथ वाला ओरल ट्रैक मुख, और नाक वाला नेजल ट्रैक। ये दोनों जो रास्ते हैं, ये रास्ते आगे जाके मिल जाएंगे, यहां पे कॉमन हो जाएंगे, ये मिला हुआ है, एक रास्ता बन गया। इसीलिए तो अपने जैसे सांस है, मुंह से भी तो ले सकते हैं अपने, कि अपना मुंह वाला भाग और नाक का भाग आगे जाके एक कॉमन ट्रैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, सामान्य रास्ता बन गया। इस रास्ते को अपने बोलते हैं फेरिंग्स, ये फेरिंग्स होता है, या इसको कहते हैं ग्रसनी हिंदी में। अब फेरिंग्स में जाएगा भोजन, अपना बोलस के रूप में जाएगा, और फिर ये रास्ता आगे दो भागों में बंट जाएगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आगे का जो पार्ट होता है, ये वाला जो भाग, इसको बोलते हैं श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नली है, ट्रेकिया वाला भाग है। और पीछे वाला जो भाग है, ये इस वाले भाग को कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, ग्रास नली है ये। तो भोजन है वो किस में नहीं जाना चाहिए? श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। जैसे ये बोलस आ रहा है, इस बोलस को अपने एक अलग इमेज से देखें, ये जैसे ये बोलस है, निगला हुआ है, तो ये बोलस है, ये श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, ये किस में जाना चाहिए? ग्रास नली में जाना चाहिए, ग्रास नली के अंदर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए इसको। तो इसको श्वास नली में जाने से रोकेगा कौन? कौन रोकेगा श्वास नली में जाने से इसको? तो श्वास नली में जाने से रोकेगा इसको, यहां पे एक ढक्कन होता है, ऐसे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ढक्कन होता है। इस कार्टिलेजिनस या उपास्थल ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। तो ये है एपिग्लोटिस। तो ये भोजन को अपने श्वास नली में नहीं जाने देगा। जैसे बोलस आगे आएगा फेरिंग से होता हुआ, तो ये ढक्कन इसको बंद कर देगा श्वास नली को, और ये फिर भोजन अपना चला जाएगा ग्रास नली में। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भी मैं स्टार कर रहा हूं, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको कर रहा हूं, कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकने का काम कौन से ढक्कन के द्वारा किया जाता है?
तो वो फ्लैप कौन सा है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस रोक देगा इसको और फिर अपना भोजन चला जाएगा ग्रास नली में। कई बार क्या होता है, अपने खाना खाते समय हंस रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं तो ऐसी जब कंडीशंस होती है तो पूरा ध्यान नहीं रह पाता अपना भोजन के ऊपर, तो बाई चांस भोजन इसमें चला गया श्वास नली में तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय एक रूल बना लो, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, और पूरा ध्यान लगा के एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भोजन चुपचाप खाएं। अपने मोबाइल टीवी भी ज्यादा मत देखा करो, आप खाना खाते समय नहीं देखना टीवी भी अपने, तो अपने को उस समय बिल्कुल शांति से भोजन लेना है। तो जैसा अन्न वैसा मन, माइंड आपका शार्प हो जाएगा बहुत ही, कि एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी शरीर को भोजन के रूप में, अन्न के रूप में। तो अन्न खाते समय, भोजन लेते समय ये ढक्कन अपना डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए ध्यान रखना चाहिए अपने। और फिर आगे चर्चा करें अपने, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और फिर अपना ये दिखा रखा है, देखो डायग्राम इसके अंदर बिल्कुल एपिग्लोटिस को दिखा रखा है। इस ढक्कन की चर्चा कर रहे थे ना अपने, ये एपिग्लोटिस दिखा रखा है इसके अंदर। एपिग्लोटिस ये ढक्कन है। एपिग्लोटिस श्वास नली के अंदर भोजन को जाने से रोकता है, श्वास नली के अंदर भोजन जाने से रोकेगा। और फिर भोजन जाता किस में है? ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन का काम नहीं होगा, आगे की तरफ श्वास नली है, पीछे ग्रास नली है। तो ये जो ग्रास नली दिखा रखी है इस डायग्राम में, देखो आप, ये ग्रास नली शो कर रखी है। तो ये ग्रास नली क्या करेगी? भोजन को कहां ले जाएगी? ये देखो इसमें लेगी, ये वाला जो भाग है इस वाले पार्ट में लेगी भोजन को। ये वाला जो भाग है आमाशय है, ये थैलेनुमा भाग, ये ग्रास नली है इस प्रकार से। तो क्वेश्चन बने, मुख से स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर भोजन का परिवहन कौन सी ट्यूब के द्वारा होती है? तो वो ट्यूब कौन सी है? अपनी ईसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली के माध्यम से होगा, ईसोफेगस के माध्यम से। तो ये टर्म याद रखनी है आपको, ईसोफेगस या ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहां पहुंचा दिया जाएगा? इस थैलेनुमा संरचना में पहुंचा दिया जाएगा। और ये थैलेनुमा संरचना क्या है? अपना स्टोमक, आमाशय में पहुंच गया भोजन अपना। आमाशय में भोजन जाने के बाद में क्या होगा? ये जैसे आमाशय है, इसका शेप पूछ सकते हैं आपसे कि जो आमाशय है उसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति ऐसे जे शेप में है, ये जे की तरह जे शेप में है। ये स्टोमक है अपना, यहां भोजन है, यहां कम से कम 2-3 घंटे भोजन रहता है अपना। और आमाशय के अंदर जैसे भोजन जाएगा तो आमाशय के अंदर एक एसिड निकलता है, और वो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जिसको कहते हैं अपने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड भी क्या करेगा? जैसे लार है, अनेक प्रकार की हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रही थी। लार में होते हैं एंटीबायोटिक, इसीलिए जैसे देखो, जैसे कोई जानवर है, जैसे कुत्ता है, अब जानवर वगैरह मेडिसिन ज्यादा नहीं लेते। अब कुत्ते के कोई घाव हो गया तो देखो लार से यूं चाटता रहता है वो, तो लार में एंटीबायोटिक है अपने। इस प्रकार से मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अनेक प्रकार की मेडिसिन, दवाइयां खा खा के शरीर को खराब कर रखा है। बंदर देखो, बंदर में मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बंदर का मेडिसिन वगैरह कहां लेते हैं? बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं। तो अपने को भी नेचुरल रहना चाहिए, जितना प्रकृति से जुड़ के रहोगे उतने रहोगे। तो ये एसिड क्या करेगा? नेचुरल है, ये एसिड निकलेगा बॉडी के अंदर। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया यदि अंदर चले गए, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, हानिकारक जीवाणुओं को और नष्ट कर देगा, और माध्यम को क्या बना देगा? एनवायरमेंट क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा, एसिडिक एनवायरमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो शो कर रखा है, किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा। और एक पीएच का जो स्केल होता है 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, और 7 से कम का जो पीएच होता है उसको कहते हैं एसिडिक, अम्लीय माध्यम होता है, और 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षारीय।
तो माध्यम को क्या बना देंगे, अम्लीय बना देंगे। पीएच का लेवल कितना है 1.8, 1.8 पीएच हो जाएगा, तेजाब की तरह होता है। लेकिन इस एसिड का जो मात्रा इसमें निकल रहा है, एसिड अमाशय के अंदर निकल रहा है, ये एसिड निकल रहा है, इसकी दीवार से निकल रहा है। तो दूसरा, ये भोजन अपनों ने निवाले वगैरह लिए, उनको गला देगा, ये भोजन को गलाने का काम भी करेगा और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। लेकिन इस एसिड की मात्रा ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। अपने टेंशन बहुत ज्यादा करते हैं या मिर्च मसाले बहुत ज्यादा खाते हैं तो इस एसिड की मात्रा ज्यादा निकल जाएगी, और ज्यादा निकल जाएगी तो प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी, ज्यादा निकल जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी। एसिडिटी कहता है मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कई लोग कहते हैं। तो उसका मतलब उसमें कौन सा एसिड भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, इसकी मात्रा ज्यादा निकल गई। तो ये इसका पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये अमाशय के अंदर, यहां से इस स्लाइड के अंदर अपने दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। एक तो अमाशय के अंदर जो एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 1.8 होता है, और पीएच वैल्यू जो है वो हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, तेजाब की तरह काम करता है एक प्रकार। और उसके बाद में अपने देखें ये जो भोजन है अमाशय के अंदर अलग अलग पार्ट में जो गया, अब ये दिखा रखा है, देखो आप, फिर इस इमेज के द्वारा इसको दिखाया जा चुका है। ये जो भोजन है अपना, ये जो भोजन है इसमें ये जो अमाशय है, ये अमाशय लिया अपनों ने, मान लो ये अमाशय है, इसके अंदर एक तो एसिड निकल रहा है, ये वाला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा एंजाइम भी होते हैं, अमाशय के लिए टर्म आता है गैस्ट्रो, तो उसमें जूस निकलेगा, उस जूस को कहेंगे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। तो ये दिखा रखा है इसमें, देखो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें एंजाइम होता है, तो एक एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं, और एक दूसरा और भी एंजाइम मिलता है इसमें, मैं इसको यहां हाईलाइट कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए आपको कि ये जो एंजाइम लिए जाएंगे, ये एंजाइम जो है वो कौन सा है उसको देखें अपने। तो यहां पे जो एंजाइम होगा, एक तो है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम, ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेंगे, और प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होगा, अमाशय से होगा अपना। और दूध के अंदर जो प्रोटीन है, उस दूध की प्रोटीन को पाचन करने के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम कौन सा है, रेनिन है। ये ध्यान रखना। गाय के जो बछड़े होते हैं, दूध पीते रहते हैं, उनमें एंजाइम काम करता है। छोटे बच्चे जो है, मतलब 5-6 महीने तक बच्चा जो सारी एनर्जी लेता है वो किस से लेता है, दूध से ही लेता है। दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी है, लिपिड वसा भी है, मिनरल्स भी है, कैल्शियम वगैरह खूब है उसमें, और दूसरा विटामिन्स भी है, जल की मात्रा भी है। तो छोटा बच्चा है वो दूध से पूरी एनर्जी लेता है प्रकार से, इसलिए दूध को कहा जाता है कंप्लीट फूड, पूर्ण आहार। और दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, रेनिन एंजाइम करेगा। और अमाशय में फिर भोजन को फिर मथा जाता है, ऐसे चर्निंग मोमेंट होगी इस प्रकार से। स्टोमक की वाल जो है वो अमाशय को पाचन, भोजन में पाचन करके अम्लीय माध्यम में भोजन को मथेगी, और भोजन किस रूप में आ जाएगा, कायम अवस्था में आ जाएगा। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन बना था मुख के अंदर लार और दांतों के द्वारा चबाया गया भोजन किस रूप में बदलता है, बोलस। वहां क्वेश्चन था एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि अमाशय के अंदर जो भोजन का आंशिक पाचन हो जाएगा, भोजन किस रूप में आ जाएगा, कायम रूप में आ जाएगा, कायम अवस्था में आ जाता है। और फिर अमाशय से भोजन कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन अपना प्रवेश कर जाएगा, छोटी आंत में प्रवेश कर जाएगा। और छोटी आंत, अब ये देखो इसके पार्ट दिखा रखे हैं,
एनाटॉमिकली इसके पार्ट अपने देखें, अमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक तो अमाशय का भाग ये वाला भाग है, ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं फंडस, फंडस वाला भाग है। ये वाला भाग है बॉडी, जो मेन पार्ट है इसका बॉडी। और अमाशय का छोटी आंत से जुड़ने वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं पाइलोरिक। तो ये पार्ट याद रखने आपको, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक, ये पार्ट है। और ये जो पाइलोरिक भाग है ये छोटी आंत से जुड़ जाएगा आगे। छोटी आंत यहां से शुरू हो जाएगी, यहां से शुरुआत छोटी आंत हो रही है, ये शुरू हो रही है छोटी आंत। और छोटी आंत का सबसे आगे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ये याद रखोगे अधिकतर, या हिंदी में ग्रहणी बोल देते हैं, ड्यूडेनम भाग होता है। तो ये अलग अलग पार्ट है। और एक स्टोमक का ये वाला भाग भी देखो आप, कार्डियक। तो ये पार्ट याद रखने हैं अपने को। अमाशय के मुख्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कार्डिया वाला पार्ट। कार्डियो शब्द हार्ट के लिए आता है, जैसे होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर होता है, तो हार्ट के पास, यहाँ हार्ट की लोकेशन भी रहती है, इसके पास जो अमाशय का भाग है उसको कार्डिया कह दिया। फिर फंडस वाला भाग आ गया, ये ऊपर का भाग है, ये देखो फंडस, फंडस पार्ट है। उसके बाद में बॉडी का भाग है, इसका मेन भाग ये बॉडी वाला आ गया। और लास्ट वाला भाग है जो छोटी आंत से जुड़ेगा, वो वाला भाग कौन सा है, पाइलोरस। तो ये इसके पार्ट हो जाएंगे, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिस। अगेन रिकॉल कर लो आप, स्टोमक के 4 भाग लिए उन्होंने, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। और इसके अंदर प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में होता है अपना अमाशय, लेफ्ट साइड के अंदर लेंगे। उसके बाद छोटी आंत में भोजन जाएगा, भोजन, छोटी आंत में भोजन जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो आप ध्यान से। तो इस डायग्राम के अंदर ये छोटी आंत के पार्ट दिखाए गए हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसका हिंदी में भी एक नाम याद रख सकते हो आप, ग्रहणी। लेकिन ड्यूडेनम टर्म याद रखना जरूरी है आपको, इंग्लिश की टर्म को जरूर याद रखोगे आप, ड्यूडेनम आगे वाला भाग। सेकंड पार्ट है जेजुनम। तो ड्यूडेनम वाला भाग तो क्या होता है, यू के आकार का होता है, ऐसे यू से आकार का है। जेजुनम वाला भाग थोड़ा कुंडलित हो जाएगा, ये देखो इसमें कुंडलित है, ये कुंडलित भाग है जेजुनम। और फिर हाईली कोइल्ड हो जाएगा, हाईली कोइल्ड, बहुत ज्यादा कुंडलित हो जाएगा, एकदम बारीक धागे की तरह, जो उलझा हुआ धागा होता है इस तरह से आंत होती है अपनी। ये थर्ड पार्ट हो जाएगा इलियम। तो ये वाला भाग इलियम याद रखना है इसको हिंदी में आपको, इलियम। और दूसरा जेजुनम और ड्यूडेनम, इसका ऑर्डर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छोटी आंत के 3 भागों का क्रम में नाम बताओ। तो सबसे फर्स्ट नाम तो ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। ये तीनों पार्ट रहेंगे इस प्रकार से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इन पार्ट्स के अंदर क्या होगा, एंजाइम निकलेंगे, इन पार्ट्स में एंजाइम निकलेंगे। ये देखो आपको एक इमेज दिखाएगी, ये एक कार्टून की तरह इमेज दिखाएगी, इंटरेस्टिंग रूप में देखो इसको आप, ये कार्टून सा बना दिया ताकि थोड़ा सा पढ़ाई करते समय क्या खुश रहा करो, बीच पे अनरिलेटेड रहो। तो कुछ चीजें आपको इस प्रकार से बताएंगे कि वो आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देगी। जैसे अपने खुश होकर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो अपनी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एकाग्रता ज्यादा होती है। और पढ़ाई में सबसे मेन चीज कंसंट्रेशन ही है, एकाग्रता है। जिस स्टूडेंट ने एकाग्रता से मेहनत कर ली उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो कंसंट्रेशन बीच बीच में इंटरेस्टिंग रूप में बनाएंगे आपको। तो ये कार्टून सा दिखा रखा है, देखो आप इस कार्टून के अंदर देखो, ये नाल है, इस ट्यूबनुमा भाग को तो क्या कह दिया, ईसोफेगस। ये ईसोफेगस है, ग्रास नली। फिर ये देखो ये अपना स्टोमक, अमाशय। इधर अमाशय की तरफ लीवर, लीवर के अंदर नाशपति के कार की संरचना है, गाल ब्लेडर, पित्त की थैली। ये पत्ती की कार की संरचना दिखा रखी है, पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। और फिर अधिक कुंडली संरचना है, छोटी आंत,
स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। और एक ये डायग्राम भी दिखा रखा है आपका, जैसे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स लोग क्या सोनोग्राफी कराते हैं, तो सोनोग्राफी के द्वारा यदि अंदर से देखें अपने ऐसा दिखेगा, अपने को ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट को अपने जैसे देखें, ये अमाशय दिख रहा है, देखो आप, ये अमाशय है और ये यू के आकार का हो जाएगी, ये छोटी आंत का भाग है। और फिर छोटी आंत कुंडलित है ऐसे अंदर ऐसे, और छोटी आंत को चारों तरफ से यूं घेर के रखेगी, ये है बड़ी आंत ऐसे। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, बड़ी आंत लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है, लेकिन मोटाई ज्यादा होती है। और ये यहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, अंगुली की तरह, अपेंडिक्स है, अपनी अपेंडिक्स है। तो ये बॉडी का अपने देखें सोनोग्राफी के द्वारा देखें, इस प्रकार से दिखेगा अपने को, इस प्रकार से डायग्राम इसके अंदर अपने को शो होता है। ये देखो सबसे बड़ा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपने शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन होगा, लीवर होगा। ये लीवर की संरचना बनाएगी इस प्रकार से। और लीवर क्या करता है, एक जूस बनाता है, उस जूस को कहते हैं बाइल जूस, पितरस। ये बाइल जूस है, पितरस है। बाइल जूस को लीवर क्या करेगा, छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है ड्यूडेनम, उस वाले भाग में एक नली के द्वारा छोड़ देगा। और वो जो नली होती है उसको कहते हैं बाइल डक्ट, पित्त नली। तो बाइल डक्ट के द्वारा लीवर, जो ड्यूडेनम पार्ट अपनों ने बताया था, छोटी आंत का सबसे आगे का भाग, वहां पे बाइल जूस को छोड़ देगा। और बाइल जूस क्या करेगा, एक तो अभी तक पाचन शुरू नहीं हुआ है वसा का, लिपिड का पाचन शुरू नहीं हुआ है, तो वसा को पचाना बहुत मुश्किल होता है, घी तेल को। पहले तो लोग शारीरिक व्यायाम ज्यादा करते थे, खूब भाग दौड़ करने का काम होता था, पैदल खूब चलते थे, तो आराम से घी को पचा जाते थे। पुराने टाइम में लोग आधा किलो घी पी जाते थे, और आजकल आधा 1 किलो किसी को पिला दे तो 10 लग जाएंगे। कहने का मतलब घी का पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो घी को पचाने के लिए क्या किया जाएगा, पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, बाइल जूस करेगा। दूसरा, यहां पर छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम आएंगे, वो एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से आएंगे, पेंक्रियास से आएंगे। और अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइमों को पाचन करने के लिए माध्यम कैसा चाहिए, क्षारीय चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। अब छोटी आंत में तो अमाशय से जो भोजन आया था, उसमें जो अमाशय में एसिड था, HCl, वो एसिड भी आ गया, माध्यम अम्लीय है। और अम्लीय माध्यम के अंदर अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम पाचन का काम नहीं करेंगे, उनको पचाने के लिए माध्यम क्षारीय चाहिए। तो क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करेगा, बाइल जूस प्रदान करेगा। तो ये आपको बता रखा है, एंजाइम्स कम्स फ्रॉम द पैंक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि से आ रहे हैं। और इनको माध्यम कैसा चाहिए, क्षारीय चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, इनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम, दोनों टर्म में बता रहा हूं इंग्लिश में हिंदी में। और उस बेसिक मीडियम को प्रदान कौन करेगा, बाइल जूस करेगा। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं केवल कथन कारण के रूप में, कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जैसे कथन आपको दे दिया जाए, पित्तरस भोजन का पाचन करता है, बाइल जूस डाइजेस्ट द फूड, ये कथन क्या है, गलत है, पाचन नहीं करता। बाइल जूस हेल्प फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, पित्तरस भोजन को पचाने में सहायता करता है, ये स्टेटमेंट सही होगा। तो पित्तरस पाचन नहीं कर रहा, घी और तेल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्ट करेगा, उस प्रोसेस के लिए अपने क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है, तो उसको कहते हैं पाइसीकरण। इसको अच्छी तरह से एकदम पक्का कर लेना, एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देता हूं इसके ऊपर में।
3 स्टार है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बाइल जूस घी और तेल को सरल रूप में बदलता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पाइसीकरण, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और बाइल जूस है वो लीवर में स्टोर कहां होता है, पित्त की थैली के अंदर। अब ये डायग्राम देखो आप, ये नाशपति के कार की संरचना बना रखी है, नाशपति जैसी है, इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर है, पित्त की थैली है ये, या इसको पित्ताशय बोल सकते हैं, आशय का मतलब थैला। तो गाल ब्लेडर पित्त की थैली जो है उसकी आकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है नाशपति के कार की होती है, और वैसे रंग होता है हल्का ग्रीन सा, और इससे फिर बाइल जूस आएगा, पित्तरस आता है। कई बार क्या होता है, पित्त की थैली में पत्थरी बन जाती है, बड़े बड़े पत्थरी बन गई, स्टोन बन गई, और वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं बाहर, ताकि लीवर में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। लीवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो पित्त की थैली को बाहर निकाल देते हैं। अब पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया बॉडी से ऑपरेशन करके, तो पित्तरस नहीं आएगा। पित्तरस नहीं आएगा तो घी और तेल को पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आपकी पित्त की थैली निकाली हुई है, अब आप में पित्तरस नहीं बनेगा, तो आप घी और तेल कम खाएंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब पित्त की थैली निकाल देते हैं तो उनको डॉक्टर्स लोग क्या क्या चीज नहीं खाने की सलाह देंगे। एक तो घी नहीं खाएंगे, और दूसरा क्या नहीं खाएंगे, तेल नहीं पिएंगे, घी और तेल नहीं खाएंगे, कम खाने की सलाह दी जाती है। तो इस स्क्रीन पे पाइसीकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। फिर अपने आगे देखें, भोजन जो अग्नाशय ग्रंथि है, पैंक्रियास, उस अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम्स निकलेंगे, उन एंजाइमों को अपने देखें, एक इमेज के द्वारा देखें। ऐसे समझो आप इसको, ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, जैसे ये भाग है, और छोटी आंत का ये जो प्रारंभिक भाग है, यहां पे ग्रंथि होती है ऐसे, इस तरह की पत्ती के कार की ग्रंथि को नाम दिया अपनों ने अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम आ रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम आएंगे। ये डुडेनम है, डुडेनम छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, डुडेनम वाला पार्ट है। इसमें जो एंजाइम आएंगे वो तीनों ही कैटेगरी के हैं। माउथ में डाइजेशन केवल कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, स्टार्च का हल्का सा माल्टोज में बदला था। स्टोमक में पेप्सिन और रेनिन ने प्रोटीन का डाइजेशन किया था। लेकिन छोटी आंत के अंदर अग्नाशय ग्रंथि से एक कैटेगरी के और एंजाइम आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तीनों ही कैटेगरी के एंजाइम आएंगे। इसलिए अग्नाशय ग्रंथि का जो जूस निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस, इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस इसको कहा जाएगा। इसमें तीनों ही कैटेगरी के एंजाइम होंगे, और तीनों कैटेगरी के एंजाइमों को अपने देखें, ये दिखा रखा है देखो आपको इस इमेज के अंदर। तो इसको द जूस कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियाटिक ग्लैंड कंटेन्स एंजाइम फॉर ऑल 3 कंपोनेंट्स, तीनों कंपोनेंट्स के एंजाइम होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हेंस इट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस को कह सकते हैं। और ये दिखा रखी है देखो, पत्ती जैसी संरचना दिखाई हुई है, सोनोग्राफी में ऐसे दिखती है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, पत्ती के आकार की संरचना। उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये अग्नाशय रस है, तीनों भागों का पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको सिंपल फॉर्म में बदल दिया जाएगा। उसको किस फॉर्म में बदल दिया गया, शुगर में बदल दिया, उसको नॉर्मल शुगर में बदल दिया जाएगा। एंजाइम कौन सा होगा, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को बिल्कुल सिंपल शुगर में बदल देगा। प्रोटीन के एंजाइमों के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम,
मेन एंजाइम होगा ट्रिप्सिन, तो ये अग्नाशय रस से आ रहा है और ये प्रोटीन को बदल देगा अमीनो एसिड में, अमीनो अम्लों के अंदर। और वसा है उसका एंजाइम होता है लाइपेज, और ये लाइपेज क्या करेगा, वसा को फैटी एसिड में बदल देगा प्लस ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों पार्टों का पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है और घी और तेल का भी हो रहा है। इसलिए इनको अपने कहते हैं पूर्ण पाचक रस। तो ये तीन एंजाइमों को ध्यान में रखना है आपको। एक एंजाइम तो कौन सा है, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। दूसरा है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। और लाइपेज, ये वसा का पाचन करेगा। तीनों तरह की कैटेगरी के एंजाइम इसके अंदर निकलेंगे। इसके बाद फिर अपने देखें, अब छोटी आंत के जो पार्ट लिए थे अपने, डुडेनम, दूसरा वाला भाग जेजुनम, तीसरा इलियम। तो फिर छोटी आंत वाला जो भाग है, अब इस इमेज में देखना आप ध्यान से, इस इमेज से क्लियर हो रहा है। देखो मैं आपको रफली बना रहा हूं, इसको हेल्प कर रहा हूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं मैं ताकि क्लियर दिखेगा अपने को। ये देखो आप, ये जो पार्ट है ऐसे यू के कार का बनाया मैंने, बिल्कुल डार्क कर दिया मैंने इसे ताकि क्लियर हो जाए। ये तो डुडेनम है और यहां पे पाचन की क्रिया अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम करेंगे। उसके बाद में जो आंत है कुंडलित होगी, देखो आप, ये छोटी आंत है ऐसे, ये कोइल्ड होगी ऐसे, कुंडलित है। अब इस कुंडलित पूरे भाग में पूरी कुंडलित है, ये देखो बहुत 20-22 फीट लंबी है। यहां पर भी एंजाइम निकलेंगे। अब यहां पर एंजाइम कहां से आएंगे, तो छोटी आंत की दीवार से एक रस निकलता रहता है। उस रस को हिंदी में तो बोलते हैं आंतरीय रस, और साइंटिफिक टर्म ध्यान रखना है आपको, सक्कस एंटेरिकस। तो ये कौन सा भाग है अपना, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, ये सक्कस एंटेरिकस है। द डाइजेस्टिव फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द वॉल्स, दीवार से निकल रहा है, विच इन द मेन पार्ट ऑफ द डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम, एंड दिस जूस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। इस जूस को नाम क्या दिया जाएगा, सक्कस एंटेरिकस। एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि डुडेनम के बाद जेजुनम और इलियम वाले भाग में है एंजाइम आते हैं, वो आंतों की दीवार से एक रस निकलता है, उस रस को क्या कहेंगे, सक्कस एंटेरिकस कहेंगे। इस सक्कस एंटेरिकस में क्या होंगे, एंजाइम होंगे, और वो एंजाइम फिर छोटी आंत में पाचन को पूरा कर देंगे। छोटी आंत में पाचन क्या हो जाएगा अपना, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनको अपने देखें, तो उनके अंदर जो एंजाइम लिए जाएंगे, एक तो एंजाइम होगा माल्टेज, माल्टेज एंजाइम है। अब माल्टेज के नाम से क्लियर है, ये माल्टोज का पाचन करेगा। माल्टोज मक्के में होता है। दूसरा लैक्टेज, लैक्टोज दूध में होती है शर्करा, तो लैक्टोज को पाचन करने वाला लैक्टेज, रटना नहीं है, माल्टोज से माल्टेज, लैक्टोज से लैक्टेज। और एक होता है सुक्रेज, जैसे गन्ने के रस में होती है सुक्रोज, तो सुक्रोज का पाचन करने वाला सुक्रेज। तो ये जो तीनों एंजाइम है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। ये स्पेशल ध्यान रखना है। और अपने लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी अपने कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं, हर्बीवोरस, उनके लिए एनर्जी का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं, कार्निवोरस, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन तो मोस्टली स्टोमक में होगा, आमाशय में, और कार्बोहाइड्रेट का अधिकतर पाचन अपनी छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत इसीलिए लंबी होती है अपनी, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें सक्कस एंटेरिकस निकलता रहता है। और दूसरा, प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, इरेप्सिन करेगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा। और वसा का वही एंजाइम करेगा, लाइपेज।
लिपिड से याद कर लो लाइपेज, लिपिड वसा को बोलते हैं, तो ट्रिक से याद करो लिपिड लाइपेज, याद हो गया। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, तो सबके पीछे क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो जिनके पीछे इन आता है वो प्रोटीन के एंजाइम होंगे, और कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज है। इस प्रकार से पाचन की क्रिया अपनी छोटी आंत के अंदर होगी। तो ये एंजाइम पाचन का काम करेंगे। और दूसरा, छोटी आंत की लंबाई एग्जाम में पूछ ले कितनी होती है, तो 5 से 7 मीटर लंबी होती है। क्या 5 से 7 मीटर लंबी होती है। और छोटी आंत के अंदर जो भोजन का पाचन हो जाएगा, भोजन अपना पच गया और वो भी छोटी आंत उसको अवशोषित करेगी। छोटी आंत की दीवार से अवशोषण होगा भोजन का, और अवशोषित होकर भोजन कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम, ब्लड में एक हार्मोन होता है, सॉरी, और वो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। नाम सुनोगा आपने। तो इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियास से निकल रहा है, अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित है। ये एंजाइम भी बना रही है और हार्मोन भी बना रही है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये क्या करेगा, उस भोजन को बिल्कुल ग्लूकोज के रूप में लेगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। ग्लाइकोजन बड़ा अणु बना देगा और लीवर में स्टोर कर देगा, लीवर में स्टोर कर देगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बने कि इंसुलिन हार्मोन ने भोजन को किस रूप में बदला, जो अवशोषित भोजन है आंतों से ग्लूकोज के रूप में, उस ग्लूकोज के रूप को किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और उसका स्टोर कहां हो जाता है, लीवर में हो जाता है। लीवर उस भोजन को स्टोर कर देगा। इस तरह से छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या हो गई, पूरी होगी। फिर दूसरा एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि चाहे कोई भी जानवर है, एक कोशिका का अमीबा भी है जैसे, और बड़े से बड़ा हाथी, ब्लू व्हेल, कोई भी जानवर है, सभी जानवरों के अंदर भोजन का संग्रह, फूड का स्टोरेज, वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। ग्लाइकोजन की अवस्था में स्टोर करता है इस प्रकार से। और मिनरल्स है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनका पाचन होता नहीं है। इनको जो बड़ी आंत है वो इनको डायरेक्ट ही अब्जॉर्ब कर लेगी, सीधा ही अवशोषित कर लेती है। तो खनिज लवण, विटामिन और जल, इनको बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेगी, सीधा ही अवशोषित कर लेती है। अब ये देखो दोनों आंतें दिखा रखी है इसके अंदर। इसके अंदर डायग्राम के अंदर आउट डायग्राम दिखा रखा है, ये आउटर डायग्राम है। ये बड़ी आंत जो होती है 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है, छोटी आंत से कम लंबी होती है, लेकिन ये मोटी ज्यादा होती है, ये मोटी ज्यादा है। और यहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही है, देखो आप, ये यहां ध्यान से देखोगे। और बड़ी आंत का जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जिसको कहते हैं सीकम, इसके पार्ट है सीकम, कोलोन, रेक्टम, तो इसके पास में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वाला जो भाग होता है, उसका मेन काम ये होता है कि जो हरा चारा होता है, हरे चारे में होता है सेलुलोज, तो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। वो सेलुलोज को पचाने के लिए स्पेशल काम करता है। तो अपने भोजन में तो हरे चारे की मात्रा है नहीं, गाय भैंस जो जानवर होते हैं उनके अंदर हरा चारा खाते हैं, तो वहां अपेंडिक्स काम करती है उनकी। लेकिन अपने भोजन में सेलुलोज की मात्रा बहुत कम है, नगण्य है, तो अपेंडिक्स काम ही नहीं करती, ऐसी पड़ी रहती है। इसलिए क्वेश्चन बने कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है, अवशेषी अंग कौन होता है, वो होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। अपेंडिक्स के अंदर कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द होता है ना, अपेंडिक्स का दर्द हुआ है भयंकर, अपेंडिसाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर, तो डॉक्टर्स लोग अपेंडिक्स को काट के क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, उसका कोई काम तो है नहीं। तो ये अपेंडिक्स दिखा रखी है। और ये जो चारों तरफ दिखा रखी है, ये बड़ी आंत दिखा रखी है, ये यूं बड़ी आंत रहती है। तो बड़ी आंत जो है उसका मेन काम क्या है, अवशोषण करना है। विटामिन है, खनिज लवण है, जल, इनको शोषित कर लेगी। और दूसरा
अब इस बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु है, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, जो अनडाइजेस्ट फूड है, अपना अपचित भोजन है, उस अपचित भोजन को मल के रूप में बदल देंगे और मल द्वार से उसको बाहर उत्सर्जित कर देंगे। ये रेक्टम है, मलाशय है, ये रेक्टम वाला भाग, इसके अंदर ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये उसको मल में बदल देगा। और ये जो मल द्वार है, ये मल द्वार एनस है अपनी, इस मल द्वार के द्वारा, मल द्वार या एनस, उस मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर को बाहर निकाल दिया जाता है। और ये आपको बता रखा है, अभी अपने चर्चा किए थे अपनों ने, ये क्वेश्चन बन सकता है। अपेंडिक्स पाचन तंत्र का कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और इसका अपने अंदर कोई काम नहीं है। जो ग्रीन फोडर है, हरा चारा खाते हैं, उनके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, गाय भैंस जैसे जानवरों में, वहां फंक्शनल होता है। और ये बड़ी इमेज के द्वारा दिखा रखा है आपको, देखो एकदम क्लियर करके दिखा रखा है इसमें। ये जो इमेज है ये छोटी आंत की है, यहाँ बड़ी आंत है, और ये जो संरचना है ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है, अंगुली की तरह होते हैं। और ये वाला जो बड़ी आंत का भाग है इसको कहते हैं सीकम। सीकम होता है, 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, सीकम, कोलोन और रेक्टम। इनको मैं तीनों को बता देता हूं, देखो आपको। एक तो होता है सीकम, बड़ी आंत का भाग, और एक होगा कोलोन, और एक होगा रेक्टम। 3 पार्ट याद रखने हैं आपको, सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन के भी भाग होते हैं ऐसे अलग अलग, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, अलग अलग पार्ट्स में इसको अपने स्टडी कर सकते हैं। जूलॉजी के अंदर आ जाएगा, थोड़ा डीपली चला जाता है इस प्रकार से वो। और उसके बाद ये जो मल द्वार है, मल द्वार से भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और भोजन को शरीर से बाहर निकालने के बाद में जो ग्लूकोज है उसको बड़ी छोटी आंत ने अवशोषित किया था, और वो ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा और ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर में। जैसे जैसे अपने को एनर्जी चाहिए, अपने को एनर्जी हर टाइम चाहिए, अपने को एनर्जी रात को सो रहे हैं उस समय भी चाहिए, तो रात को सोते समय अपने फंक्शन तो कर ही रहे हैं ऑर्गन, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, हार्ट लगातार चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, अंदर के ऑर्गन काम कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी ग्लाइकोजन से वापस कन्वर्ट होती रहती है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिलती रहती है। तो ये अपनों ने एक जो पार्ट किया, इस पार्ट में अपनों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा पूरा का पूरा। और इसका सेकंड पार्ट जो अपने लेंगे उसमें भोजन के अलग अलग अवयव लेंगे अपने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस चीज को अच्छी तरह से पीडीएफ नीचे डाउनलोड कर लेना आप लोग, ये जो मिलेगी आपको, और रिवीजन करते रहना। दूसरा, अच्छी तरह से पढ़ना, एक सिंसियर बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह ईमानदारी से पढ़ना, अपनी पढ़ाई के अंदर बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी। सिलेक्शन यदि आपका नहीं होता है, नहीं होने का एक ही मतलब है कि आपने पढ़ाई में कहीं बेईमानी की है। ईमानदारी से पढ़ो बिल्कुल क्लास को, और आराम से सिलेक्शन होगा। ओके, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।